उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्योंकि इस नाम के कई अफराद भी हो सकते हैं। बहराम ने कहा, सुना है कि वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता है और कर्नल अफरीदी की टक्कर का एजेंट है। श्याम सिंह ने जवाब दिया। बहराम ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हाँ, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक पैदा हो गया? वो तो बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने का आदी है। बहराम ने कहा, तुम्हें कांचीपुर मंडी के बारे में तो मालूमात है? श्याम सिंह ने कहा, हाँ। बहराम ने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। 4 रोज बाद ये मंडी लग रही है और मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि वो इस कांचीपुरम मंडी के खिलाफ काम कर रहा है। मैंने राष्ट्र के जिम्मे ये काम लगाया था कि वो उसका खात्मा कर दे, फिर राष्ट्र खुद हलाक हो गया। उसकी जगह सेविक ने ली। सेविक ने बताया है कि राष्ट्र ने पाकेशिया के जेमसन के जिम्मे ये काम लगाया था, फिर अचानक जेमसन भी अगवा कर लिया गया और उसका कोई आदमी गामी भी। श्याम सिंह ने कहा, अगर ये इत्तला दुरुस्त है कि इमरान तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर मेरा मशवरा यह है कि तुम फौरन इस मंडी को ख़त्म कर दो और खुद तवील अरसे के लिए काफिरिस्तान को छोड़कर किसी यूरोपीय मुल्क में चले जाओ, वरना ना तुम जिंदा रहोगे और ना ही तुम्हारी मंडी। तुम्हारे पूरे सेटअप को वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बहराम ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो श्याम सिंह का चेहरा गुस्से की शिद्दत से तप गया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने बैठकर मेरी तौहीन करो? श्याम सिंह ने गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा। गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है श्याम सिंह। मुझे मालूम है कि तुम काफिरिस्तान के जराइम की दुनिया के किंग हो और मैं तुम्हारे मुकाबले में एक चूंटी जैसी हैसियत रखता हूँ। तुम चाहो तो मुझे इस तरह मसल दो जिस तरह चूंटी को मसल दिया जाता है, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी से गलत बयानी नहीं की और मेरा जाहिर और बातिन एक है। बहराम सिवाय खुदा की ज़ात के आज तक किसी से खौफज़दा नहीं हुआ, इसलिए मैंने हमेशा सच बोला है और इस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा है इसका मकसद तुम्हारी तौहीन नहीं थी, बल्कि तुम्हें असल हकीकत बताना थी। बहराम ने इंतहाई बेखौफ लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता ना होता तो अब तक तुम्हारी लाश कब्र में उतर चुकी होती, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस तरह मेरे मुंह पर मेरी तौहीन करो। तुम मेरे मुतल्लिक जो कुछ भी जानते हो वो सिर्फ 10% है, समझे? श्याम सिंह ने होंठ चबाते हुए कहा, मैंने अभी जो इमरान के मुतल्लिक कहा है वो सिर्फ 1% है, इससे तुम मजीद 99% का अंदाज़ा लगा सकते हो। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं, जो कि मैंने कर दिया। तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहराम ने इसी तरह बेखौफ लहजे में जवाब दिया और साथ ही वो कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो, आई एम सॉरी, मुझे वाकई तुम्हारी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए था। श्याम सिंह ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बहराम दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है श्याम सिंह। इमरान जिस शख्स या तंजीम के पीछे लग जाए इसका खात्मा हर सूरत में कर डालता है। ये इस अंदाज में काम करता है कि आखिरी लम्हात तक किसी को नहीं मालूम हो पाता, लेकिन जब नतीजा सामने आ जाता है तब पता चलता है कि क्या हो गया। बहराम ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस दुनिया में हर शेर का सवा शेर बहरहाल ज़रूर होता है। 4 रोज़ बाद मंडी लगनी है और अब मैं किसी सूरत में इसे मुलतवी नहीं कर सकता, वरना बैनुल-अक़वामी सतह पर मेरी साख ख़राब हो जाएगी। मंडी में मौजूद लड़कियां भी मेरे लिए बेकार हो जाएंगी और सिवाय इसके कि मैं उनको गोलियां मारकर उनकी लाशें समुद्र में फेंक दूं और कुछ भी नहीं कर सकूंगा। लिहाजा इन पर मेरा कसीर सरमाया लग गया है, इसलिए तुम मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। श्याम सिंह ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, क्या तुमने पाकेशिया से भी लड़कियां हासिल की हैं? बहराम ने कहा, हाँ, पाकेशिया, काफिरिस्तान और इर्द गिर्द के कई ममालिक से लड़कियां हासिल की जाती हैं। श्याम सिंह ने जवाब दिया, वैसे बज़ाहिर तो इमरान इस किस्म के कामों में हाथ नहीं डालता, लेकिन चूंकि वो इंतहाई दर्दमंद दिल का मालिक है, इसलिए लाजमी बात यह है कि पाकेशिया से तुम्हारे आदमियों ने अगर कोई लड़की अगवा की होगी और इसकी इत्तला किसी भी तरह इमरान तक पहुंच गई और इसने जब इंक्वायरी की होगी तो इसे तुम्हारे मुतल्लिक भी इल्म हो गया होगा, इस मंडी के मुतल्लिक भी, और अब तुम्हारी मंडी भी, और तुम भी। इस वक्त तुम यूं समझो कि तुम सुलगते हुए बारूद के ढेर पर मौजूद हो। बहराम ने कहा, आखिर इसका मुकाबला कोई तो कर सकता होगा। श्याम सिंह ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम कर्नल फरीदी को अपनी हिमायत पर रजामंद कर लो तो वो इमरान का मुकाबला कर सकता है। बहराम ने कहा, कर्नल फरीदी अव्वल तो अब काफिरिस्तान में नहीं है और दूसरी बात यह है कि वो मेरी मदद कैसे कर सकता है, वो तो खुद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम कर रहा है।
ये मंडी और धंधा मैंने उस वक्त शुरू किया था जब कर्नल फरीदी यहाँ से चला गया था, वरना जाहिर है कर्नल फरीदी इसमें सबसे ज़्यादा रुकावट बन जाता। कोई और नाम बताओ, श्याम सिंह ने कहा। मेरी नज़र में तो उसके अलावा कोई आदमी नहीं है, बहराम ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम उसे कैसे जानते हो, श्याम सिंह ने पूछा और बहराम बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं पहले कर्नल फरीदी की ब्लैक फोर्स में काम करता था और मैंने वहाँ तवील अरसा गुजारा है। जब कर्नल फरीदी कैप्टन हमीद के साथ काफरिस्तान से चला गया तो नए चीफ ने इन तमाम लोगों को जो कर्नल फरीदी के करीब थे नौकरी से निकाल दिया। इस छांटी की जद में मैं भी आ गया था। नतीजा ये कि मुझे सर्विस से जवाब दे दिया गया, तो मैंने शूटिंग क्लब खोल लिया और उसके साथ ही मुखबरी का धंधा भी कर लिया। मैं इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने इसके साथ भी काम किया है और इसके खिलाफ भी, बहराम ने कहा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी तरफ से इमरान के खिलाफ काम करो? तुम जो मुआवजा चाहो तुम्हें मिल सकता है, श्याम सिंह ने कहा। बहराम बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं नहीं श्याम सिंह, मैं इस काबिल नहीं हूं कि इमरान का मुकाबला कर सकूं। अलबत्ता अगर तुम बज़िद हो तो मैं तुम्हें एक आदमी का पता बता सकता हूं। अगर वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाए तो वो इमरान का मुकाबला बआसानी कर सकता है। वो कौन है, जल्दी बताओ, श्याम सिंह ने चौंक कर कहा। रॉयल सिक्योरिटी का अशोक मेहता। वो तवील अरसे तक कर्नल फरीदी का दस्ते रास्त रहा है और वो फितरी तौर पर इमरान को नापसंद भी करता है और उससे शदीद नफरत भी करता है। इसने कर्नल फरीदी के साथ मिलकर कई केसेस में इमरान के खिलाफ काम भी किया है और फिर कर्नल फरीदी से इमरान के सिलसिले में भी इसका इख्तिलाफ पैदा हो गया था, क्योंकि मेहता की ख्वाहिश थी कि इमरान को हलाक कर दिया जाए, जबकि कर्नल फरीदी इसका मुखालिफ था। एक बार मेहता ने कर्नल फरीदी के हुक्म के खिलाफ इमरान पर कातलाना हमला कर दिया, जिससे इमरान शदीद जख्मी हो गया। उसकी जिंदगी थी कि इसके साथी उसे बचाकर ले गए और कुछ अरसे उसे अस्पताल में गुजारना पड़ी। कर्नल फरीदी इस बात पर मेहता से शदीद नाराज हुआ तो मेहता ने ब्लैक फोर्स से इस्तीफा दे दिया और कर्नल फरीदी ने उसका इस्तीफा कबूल कर लिया। इसके बाद मेहता काफरिस्तान से एक रीमिया चला गया और वहाँ उसने बड़ी बड़ी जराइम पेशा तंजीमों से मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब कर्नल फरीदी काफरिस्तान से चला गया है तो अशोक मेहता वापस आ गया है और यहाँ इसने सीक्रेट सर्विसेज तर्ज का एक ग्रुप बना लिया है जिसे इसने रॉयल सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है। और यहाँ के हुकाम और उमरा मुजरमा और सीक्रेट लोगों के खिलाफ इसे बड़ी बड़ी रकमें देकर हायर करते हैं और उसकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। अगर उसे कसीर मुआवजा दे दिया जाए तो वो यकीनन इमरान के मुकाबले पर उतर आएगा, बहराम ने कहा। लेकिन मैं तो उसे नहीं जानता हूँ, क्या तुम उसे जानते हो, श्याम सिंह ने कहा। वो तुम्हें यकीनन जानता होगा। बहरहाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा देता हूँ, बहराम ने कहा। ठीक है, बात कराओ। श्याम सिंह ने एक तरफ रखा हुआ कॉर्डलेस फोन उठाकर बहराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहराम ने उसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रॉयल सिक्योरिटी। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं बहराम बोल रहा हूँ, बहराम शूटिंग क्लब से। मेहता से बात कराओ, बहराम ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, अशोक मेहता बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। बहराम बोल रहा हूँ मेहता, बहराम ने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा। ओह तुम, क्या वाकई तुम बोल रहे हो? मेरी सेक्रेटरी ने जब तुम्हारा नाम लिया तो मुझे यकीन नहीं आया कि तुम इतने तवील अरसे बाद मुझे याद कर सकते हो। दूसरी तरफ से भी इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बहरहाल अब तुम्हारे मिजाज के ऐन मुताबिक एक काम है मेरे पास, बहराम ने कहा। अच्छा, फिर तो ये काम मैं ज़रूर करूँगा, मेहता ने हंसते हुए कहा। श्याम सिंह को जानते हो, बहराम ने कहा। श्याम सिंह? हाँ, क्यों? मेहता ने चौंक कर जवाब दिया। उसका काम है और काम भी अली इमरान के खिलाफ है। मुआवजा जो चाहो मिल सकता है, बहराम ने कहा। ओहो, इमरान के खिलाफ क्या काम है, जल्दी बताओ। मैं तो तवील अरसे से ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह इमरान के मुकाबिल कोई काम आए तो मैं उससे आखिरी राउंड खेलूँ, मेहता ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। तो फिर एक काम करो, श्याम सिंह की रिहाइशगाह पर आ जाओ, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ ताकि तफसील के साथ सारे मामले तय हो सकें, बहराम ने कहा। क्या पता है, मेहता ने पूछा तो बहराम ने पता बता दिया। ओके, आ रहा हूँ। तुमने इमरान का नाम लेकर मुझे हरकत में आने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं काम के सिलसिले में कभी किसी के पास नहीं जाता, मेहता ने कहा। तुम फिक्र मत करो, श्याम सिंह यारों का यार है, तुम्हारी इज्जत बहाल रहेगी, बहराम ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ अभी और इसी वक्त, मेहता ने जवाब दिया
और बहराम ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये मेहता काम भी करेगा या सिर्फ रकम बटोर कर बैठ जाएगा? श्याम सिंह ने बहराम से मुखातिब होकर कहा, मेरे नुक्ता नज़र से इस वक्त काफिरिस्तान में ये वाहिद आदमी है जो कि इमरान से टक्कर ले सकता है। ये शख्स कर्नल फरीदी का तरबियत याफ्ता है और इसलिए इंतहाई ज़हीन भी है, बेहतरीन लड़ाका भी है। इसकी निशानाबाजी ज़रबुल मिसल है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इमरान की रग रग से वाकिफ़ है और इसी अंदाज में तरबियत याफ्ता है और फिर इसे इमरान से नफरत भी है। बहराम ने जवाब दिया तो श्याम सिंह ने इस्बात में सर हिला दिया और साथ ही इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना लेकिन इंतहाई मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एक साहब आ रहे हैं, अशोक मेहता। वो जैसे ही आए इन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मेरे पास लाया जाए, श्याम सिंह ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? श्याम सिंह ने ऊंची आवाज़ में पूछा। अशोक मेहता साहब तशरीफ़ लाए हैं, बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ओके, श्याम सिंह ने कहा और कुर्सी के बाजू की साइड में लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही दरवाज़ा मैकेनिकी अंदाज में खुद ब खुद खुल गया और उसके साथ ही एक लंबे कद और स्मार्ट जिस्म का खुशरो इंसान दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर इंतहाई जदीद तराश और कीमती कपड़े ज़ेबतन थे। इसके बाल इसके कांधों तक आ रहे थे। इसने दोनों कानों में सोने के छोटे छोटे बाले पहने हुए थे जिनमें एक एक हीरा जड़ा हुआ था। इसके अंदर दाखिल होते ही बहराम उठकर खड़ा हो गया, लेकिन श्याम सिंह उसी तरह कुर्सी पर बैठा रहा। आओ अशोक मेहता, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है तुमसे, लेकिन तुम पहले की तरह हशाश बशाश और सेहतमंद हो, बहराम ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर इसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में अशोक मेहता से मुसाफिहा किया। यह श्याम सिंह हैं, काफिरिस्तान के अंडरग्राउंड हुकूमत के किंग, और श्याम सिंह साहब ये अशोक मेहता हैं। बहराम ने इन दोनों का एक दूसरे से बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, लेकिन अशोक मेहता का चेहरा कदरे बिगड़ सा गया था। शायद श्याम सिंह के उठकर इसका इस्तकबाल ना करने की वजह से इसका मूड बिगड़ गया था। खुशामदीद अशोक मेहता, तुम्हारे चेहरे पर मैं नागवारी का अंसर देख रहा हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मेरी दोनों टांगें माजूर हैं, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता, श्याम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने मुसाफा के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ओह, आई एम सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं था, अशोक मेहता ने जवाब दिया। इसके साथ ही इसके चेहरे पर उभरने वाली नागवारी का अंसर श्याम सिंह की बात सुनते ही यकलख्त गायब हो गई। क्या वाकई ऐसा है? मुझे खुद मालूम नहीं, बहराम ने हैरत भरे लहजे में कहा तो श्याम सिंह मुस्कुरा दिया। मैंने हमेशा अपनी इस कमजोरी को छुपाया है, इसीलिए तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, श्याम सिंह ने कहा और इसके साथ ही बहराम और अशोक मेहता दोनों को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। श्याम सिंह ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। यस सर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। मेहमानों के लिए मशरूब भेजो, श्याम सिंह ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में सोने का बना हुआ ट्रे था और उसमें सोने ही के 2 गिलास रखे हुए थे। इन गिलासों में मशरूब भरा हुआ था। इसने एक एक गिलास बहराम और अशोक मेहता के सामने रखा और फिर तेजी से वापस मुड़ गई। आप नहीं लेंगे? बहराम ने कहा। नहीं, मैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाता हूँ, आप लें, श्याम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और उन दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए और अपना अपना गिलास उठाकर दोनों ने मशरूब की चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। बहुत खूब, ये तो इंतहाई मुनफरद जायके का मशरूब है, बहराम ने मुस्कुराते हुए कहा तो श्याम सिंह ने इस्बात में सर हिला दिया। अब आप बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? अशोक मेहता ने श्याम सिंह से मुखातिब होकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। पाकेशिया का अली इमरान मेरे खिलाफ काम कर रहा है, मैं इसे हलाक करना चाहता हूँ, श्याम सिंह ने भी मुख्तसर सा जवाब दिया। आपके खिलाफ वो क्या काम कर रहा है, तफसील बताइए, अशोक मेहता ने कहा। मेरे दूसरे कारोबारों के साथ साथ एक कारोबार लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी है। पाकेशिया, काफिरिस्तान और दीगर इर्द गिर्द के मुल्कों से नौजवान और खूबसूरत लड़कियां अगवा की जाती हैं या ख़रीदी जाती हैं और वो मेरे आदमियों को फ़रोख्त कर दी जाती हैं। मैं इनकी भारी रकम अदा करता हूँ। इन सब लड़कियों को काफिरिस्तानी समुंदर में एक जजीरे पर जमा किया जाता है। इस जजीरे का नाम कांचीपुरम जजीरा है और मैंने इसे हुकूमत काफिरिस्तान से बाकायदा ख़रीद रखा है। मैं इसका मालिक हूँ। मेरे ताल्लुकात काफिरिस्तानी बहरिया के आला तरीन अफसरों से हैं और ताल्लुकात के अलावा मैं इन्हें भारी रकूमात भी अदा करता हूँ।
इस तरह काफिरस्तानी बहरिया मेरे कामों में मुदाखलत नहीं करती और ना ही वहाँ आने जाने वाले मेरे मखसूस स्टीमर्स को रोकती है, ना चेक करती है और ना कांचीपुरम जजीरे पर होने वाली किसी काम में मुदाखलत करती है। दूसरे लफ्ज़ों में मुझे काफिरस्तानी बहरिया मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसके साथ साथ मैंने कांचीपुरम जजीरा पर भी इस कदर सख्त हिफाजती इकदाम कर रखे हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर मैं चाहूँ तो इस जजीरे से बहरिया के जंगी जहाज़ों को भी तबाह कर सकता हूँ। काफिरस्तानी बहरिया मेरे मखसूस स्टीमर्स के अलावा और किसी को कांचीपुरम तक पहुँचने की इजाज़त भी नहीं देती। पूरा महीना तमाम लड़कियाँ ख़रीदो फरोख्त करके वहाँ चली जाती हैं। इसके बाद महीने में 1-2 बार मंडी लगती है, जिसमें ना सिर्फ काफिरस्तान बल्कि इर्द गिर्द के ममालिकों के अलावा यूरोप, अमेरिका से भी लड़कियों के एजेंट वहाँ आते हैं और लड़कियाँ पसंद करके ख़रीद कर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह महीने में 1 बार कांचीपुरम मंडी लगती है और वहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इस बार आज से 4 रोज़ बाद वहाँ मंडी लगने वाली है और वहाँ 400-500 से भी ज़्यादा लड़कियाँ मौजूद हैं। लेकिन मुझे इत्तलात मिली हैं कि अली इमरान इस मंडी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। मैंने इस सिलसिले में बहराम से मशवरा किया तो बहराम ने तुम्हारा नाम लिया है कि तुम अली इमरान का खात्मा कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। श्याम सिंह ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं, इमरान का खात्मा या इस मंडी पर हमले को रोकना? अशोक मेहता ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मेरी पहली तरजीह तो ये है कि मंडी में किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, क्योंकि कारोबार के साथ साथ मेरी ये साख का भी मसला है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने खिलाफ काम करने वाले को किसी भी सूरत में जिंदा देखने का रवादार नहीं हूँ। श्याम सिंह ने कहा, ठीक है, आपके दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप मुझे मुआवजा क्या देंगे? अशोक मेहता ने कहा, मुआवजे की बात आप खुद बता दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मैं दौलत ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। 100% रिजल्ट चाहता हूँ। श्याम सिंह ने कहा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और मैं इसका मुआवजा अलावा अखराजात के 1 करोड़ पे लूँगा। अशोक मेहता ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसूल के मुताबिक 50 लाख रुपए आपको एडवांस और 50 लाख काम के बाद मिलेंगे और अखराजात का बिल भी साथ ही मिलेगा। श्याम सिंह ने कहा, ओके ठीक है। अशोक मेहता ने जवाब दिया तो श्याम सिंह ने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, रॉबर्ट को कहो कि 50 लाख का गारंटेड चेक लेकर मेरे पास आ जाए। श्याम सिंह ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में सोने की एक प्लेट थी जिस पर एक चेक रखा हुआ था। उसने वो प्लेट श्याम सिंह की तरफ बढ़ा दी। श्याम सिंह ने प्लेट में रखा चेक उठाया, उसे एक नज़र देखा और फिर ये चेक अशोक मेहता की तरफ बढ़ा दिया। अशोक मेहता ने चेक लेकर इसे देखा और फिर इसे तय करके अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। ठीक है, तुम जाओ, श्याम सिंह ने चेक लेकर आने वाले आदमी से कहा तो वो सलाम करके वापस चला गया। अब मुआवजे की बात तो तय हो गई है, अब मैंने काम करना है, इसलिए आप कांचीपुरम जजीरे को मेरे चार्ज में दे दें जब तक मंडी मुकम्मल नहीं हो जाती, ताकि मैं वहाँ के इंतजामात का जायज़ा भी ले सकूँ और वहाँ आने जाने वालों को चेक भी कर सकूँ। अशोक मेहता ने कहा, वहाँ जो लोग जाएंगे इनके पास मेरे ज़ाती दस्तखतशुदा कार्ड होंगे। हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि इस मंडी में शामिल होने वाले एजेंट मुझसे रब्ता करते हैं और मैं उन्हें ज़ाती दस्तखत के कार्ड जारी करता हूँ और ये लोग इस कार्ड की वजह से काफिरस्तान के सबसे बड़े होटल ब्रेगिंजा में मेरे ज़ाती मेहमान के तौर पर ठहर जाते हैं। वहाँ से मेरे आदमी इन्हें मखसूस स्टीमर्स पर मंडी ले जाते हैं, फिर वहाँ लड़कियों को देखते हैं। हर लड़की का वहाँ मखसूस नंबर होता है। लोग अपने अपने तौर पर लड़कियाँ पसंद करते हैं और इसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर एक खुफिया मकाम पर लड़कियों की बोली दी जाती है। वो लड़की जिसे पसंद होती है वो बोली देकर उसे ख़रीद लेता है और मुआवजा वहीं अदा कर देता है और वो नंबर उसे दे दिया जाता है। और जब नीलामी ख़त्म हो जाती है तो हर पार्टी को इसकी ख़रीद करदा लड़कियां काफिरस्तान से बाहर खुले समुद्र में इनके मखसूस जहाज़ों तक पहुंचा दी जाती हैं। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। श्याम सिंह ने तफसील बताते हुए कहा, ये अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर कोई नई पार्टी आपसे रब्ता करे जिसके बारे में आप तफसील से ना जानते हो तो फिर आप क्या करते हैं? अशोक मेहता ने कहा, हम इस पार्टी को कबूल नहीं करते, अलबत्ता इन्हें आइंदा माह का कह दिया जाता है। इस दौरान इस पार्टी के बारे में हमारे आदमी तफसीलन छानबीन करते हैं, फिर इन्हें कार्ड इशू कर दिया जाता है, वरना नहीं। श्याम सिंह ने कहा, इमरान मेकअप का माहिर है, अगर वो आपके किसी पुरानी पार्टी मेंबर के रूप में आ जाए तो इस तरह वो इंतहाई आसानी से कांचीपुरम जजीरे में दाखिल हो जाएगा और फिर वहाँ जो चाहे कार्रवाई करेगा। इसकी आप क्या रोकथाम कर सकते हैं? अशोक मेहता ने कहा, वहाँ जाकर वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ देख लेगा।
श्याम सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। यह भी हो सकता है कि वहाँ कोई वो वायरलेस कंट्रोल बम नस्ब कर दे जिससे पूरा कांचीपुरम जजीरा तबाह हो जाए। अशोक ने कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ इंतहाई जदीद मशीनरी नस्ब है। वहाँ किसी को कोई चाकू लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं होती, और अगर कोई चीज़ वहाँ पहुँच भी जाए तो फ़ौरन चेक भी कर ली जाती है और ज़ाया भी कर दी जाती है। और इसके साथ ही इसको हम खुफिया तौर पर इसी तरह ख़त्म कर देते हैं कि किसी को मालूम नहीं हो सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। श्याम सिंह ने जवाब दिया। आप खुद वहाँ जाते हैं? अशोक ने पूछा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता, हर जगह मेरे आदमी काम करते हैं, श्याम सिंह ने कहा। अगर इमरान यहाँ आकर आप पर काबू पा ले और आपकी आवाज़ में वो मौजूदा अफराद को अहकामात दे तो फिर क्या करेंगे? अशोक ने कहा। वहाँ जदीद तरीन कंप्यूटर नस्ब हैं जो फ़ौरन आवाज़ को चेक कर लेते हैं, इसलिए ऐसा भी मुमकिन नहीं है, श्याम सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं इमरान की आदत को जानता हूँ, वो हमेशा अनोखे अंदाज में काम करने का आदी है, इसलिए लाजमन वो पहले आपके पास आएगा, फिर यहाँ से सारी कार्रवाई करेगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब तक ये मंडी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप किसी ऐसी जगह पे छुप जाएं जिसका इल्म आपकी अपनी ज़ात के अलावा और किसी का ना हो, और मंडी की सारी कार्रवाई को चेक करने का इख्तियार भी मुझे दे दें, और इसके साथ साथ अपने तमाम आदमियों को हुक्म दे दें कि वो मेरे अहकामात को फ़ौरन और हर्फ बहर्फ तामील करें, फिर देखें मैं क्या इमरान का हशर करता हूँ। अशोक ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लड़कियों के इन कारोबार का इंचार्ज मेरा एक ख़ास आदमी जैकब करता है, इसने बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दफ्तर बनाया हुआ है, ये सारा सेटअप उसके हाथ में है, वहीं से वो सब कुछ करता है। मैं इसे फ़ोन कर देता हूँ, मैं तुम्हें अपना खुसूसी कार्ड दे देता हूँ। कार्ड का मतलब है कि तुम मेरे ख़ास आदमी हो और तुम्हारे अहकामात की तामील मेरे आदमियों पर इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह वो मेरे अहकामात की तामील करते हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि तुमने इस कारोबार में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, सिर्फ इसकी सिक्योरिटी करनी है, श्याम सिंह ने कहा। तो अशोक मेहता ने इस बात में सर हिला दिया। श्याम सिंह ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, जैकब इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। राब्ता कायम हुआ। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। श्याम सिंह बोल रहा हूँ, जैकब से बात कराओ, श्याम सिंह ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना अंदाज में कहा गया। हेलो बॉस, मैं जैकब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मौदबाना मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है मंडी की? श्याम सिंह ने पूछा। ओके बॉस, बिजनेस इस दफ़ा बहुत तेज़ जाएगा, बड़ा ही भरपूर माल हमारे पास आया है, जैकब ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। पार्टियों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? श्याम सिंह ने मजीद पूछा। वो अफ्रीका वाली मंडी तो फेल हो गई है बॉस, वहाँ इस कदर थर्ड क्लास माल पहुँचा है कि वहाँ जाने वाले एजेंट खाली हाथ वापस आ गए हैं। वैसे भी अफ्रीका में ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल चुकी हैं कि अब किसी मुल्क में अफ्रीका की लड़की के करीब कोई जाता भी नहीं है। अब हमारा माल बिकेगा और खूब बिकेगा, जैकब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। सुनो जैकब, एक पाक एशियाई एजेंट अली इमरान की तरफ से हमारी मंडी को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और रॉयल सिक्योरिटी को हायर किया है। इसके इंचार्ज अशोक मेहता साहब हैं। अब ये मेरे खुसूसी नुमाइंदा होंगे और तुमने और तुम्हारे पूरे ग्रुप ने इनके अहकामात इस तरह मानने हैं जिस तरह तुम मेरे अहकामात मानते हो, लेकिन ये तुम्हारे किसी कारोबार में मुदाखलत नहीं करेंगे। अलबत्ता सिक्योरिटी के इंचार्ज वो खुद होंगे, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। जैसे ये कहें वैसे ही करो। मैं एक इंतहाई अहम तरीन काम के सिलसिले में फौरी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। मेरी वापसी 2-3 हफ्तों के बाद होगी, इसलिए मेरी अदम मौजूदगी में मेरी हर किस्म की नुमाइंदगी अशोक मेहता करेंगे। समझ गए हो ना? श्याम सिंह ने कहा। यस बॉस, मैं समझ गया हूँ। मैं अशोक मेहता साहब को जानता हूँ, वो वाकई सिक्योरिटी के मामलात के बहुत बड़े माहिर हैं। मैं इनसे मुकम्मल ताउन करूँगा, जैकब ने जवाब दिया। ओके, श्याम सिंह ने कहा और रिसीवर रखकर इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक बटवा निकाला और इसे खोलकर इसके अंदर से एक सुर्ख रंग का छोटा सा कार्ड निकाला जिस पर सिर्फ स्याह रंग के एक दायरे का निशान बना हुआ था। इसके साथ ही श्याम सिंह ने बटवे के अंदर से एक छोटे साइज का कलम निकाला और इसे खोलकर इसने अजीब सी साख्त के दस्तखत किए और फिर कलम बंद करके इसने बटवे में डाला और कार्ड अशोक मेहता की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, इस कार्ड का मतलब है कि तुम अब श्याम सिंह की नुमाइंदगी कर रहे हो, श्याम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहद शुक्रिया, मैं आपके एतमाद पर हर लिहाज से पूरा उतरूंगा, अशोक मेहता ने कहा और कार्ड लेकर इसने अपने कोट की जेब में डाला और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही बहराम भी उठ खड़ा हुआ। फिर वो श्याम सिंह से मुसाफा करके मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
श्याम सिंह ने कुर्सी के बाजू पर लगे हुए बटन को प्रेस किया तो दरवाज़ा मैकेनिकी अंदाज में खुल गया और वो दोनों निकल गए। दरवाज़ा उनके अकब में खुद ब खुद बंद हो गया। उसके साथ ही श्याम सिंह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अब पूरी तरह ठीक था। फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदरूनी दीवार में लगे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो दरवाजे से वापस आया तो ना सिर्फ उसका हुलिया बदल चुका था बल्कि उसकी जिसामत भी पहले से कतई मुख्तलिफ हो चुकी थी। अब कोई भी उसे देखकर शनाख्त नहीं कर सकता था कि ये पहले वाला श्याम सिंह है। और वो इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसमें से उसके आदमी इस कमरे में आते थे। रात की तारीकी में एक तेज रफ्तार लॉन्च समुद्र के सीने पर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। लॉन्च के इंजन पर सिद्दीकी मौजूद था जबकि इसके साथी चौहान, खावर और नोमानी लॉन्च में बैठे हुए थे। इन सब के जिस्मों पर जदीद तरीन गोताखोरी के लिबास मौजूद थे और पुष्ट पर स्याह रंग के थैले बंधे हुए थे। लॉन्च का रुख काफिरिस्तानी समुद्र के हुदूद के काफी अंदर वाक़े एक छोटे से जजीरे की तरफ था। सिद्दीकी की आंखों से नाइट टेलीस्कोप लगी हुई थी जो इसने तस्मों की मदद से बाकायदा अपनी आंखों पर फिक्स कर रखी थी। फिर इसे समुद्र में एक छोटा सा जजीरा नजर आने लगा तो उसने लॉन्च का रुख उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ वो जजीरा था। तैयार हो जाओ, जजीरा करीब आ रहा है, सिद्दीकी ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। हम तैयार हैं, चौहान ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपनी गर्दन के अकब में हाथ डालकर तस्मे की गांठ खोली तो इसकी आंखों से चिपकी हुई नाइट टेलीस्कोप इसके गले में आ गिरी। अब वो बगैर नाइट टेलीस्कोप के इस छोटे से जजीरे को देख सकता था। इस जजीरे का नाम नक्शे में आशोरी जजीरा था और सिद्दीकी ने जो मालूमात हासिल की थी इसके मुताबिक ये जजीरा गैर आबाद था क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद नहीं था और जजीरे पर समुद्री जड़ी बूटियों के अलावा कुछ ना था। थोड़ी देर बाद सिद्दीकी ने लॉन्च की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर लॉन्च को इस जजीरे के करीब पहुंचकर रोक दिया। जजीरे का साहिल कटा पटा था इसलिए लॉन्च के रुकते ही वो सब एक एक करके लॉन्च से उतरे और जजीरे पर पहुंच गए। सिद्दीकी ने लॉन्च को एक खाड़ी में इस तरह छुपाकर बांध दिया कि बाहर से वो नजर ना आ सकती थी और सबसे पहले जजीरे के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया। अभी उन्होंने चंद कदम ही उठाए होंगे कि दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई बड़ा सा परिंदा फड़फड़ाकर उड़ा हो। ये सब आवाज़ सुनते ही ठटक कर रुक गए। सिद्दीकी ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल साइज का एक आला निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, नाइट स्टार कॉलिंग, ओवर, सिद्दीकी ने बदली हुई आवाज़ में कहा। नाइट वॉच अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद इस आले से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हम जजीरे पर पहुंच गए हैं और हमने वो मखसूस आवाज़ भी सुन ली है, सिद्दीकी ने कहा। जैसे हम ता रहे हो इसी तरह आगे बढ़ते चले जाओ, मेरा आदमी वहाँ तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, कोड यही होगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से एक जवाब आया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सिद्दीकी ने आले का बटन दबाया और इसे अपनी जेब में डाल लिया और फिर साथियों को आगे बढ़ने का मशवरा दिया। वो सब आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक आदमी उछलकर इनके सामने आया। उसके हाथ में मशीन गन थी। रुक जाओ, इसने घर्राते हुए कहा। नाइट स्टार्स, सिद्दीकी ने कहा। नाइट वॉच, इस आदमी ने कहा और साथ ही इसने अपने हाथ में पड़ी हुई मशीन गन अपने कंधे पर वापस लटका ली। आओ मेरे पीछे आ जाओ, इस आदमी ने कहा और फिर चंद कदम चलने के बाद इसने एक झाड़ी की जड़ में हाथ डाला तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ ही ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा किसी तख्ते की तरह ऊपर को उठ गया। वहाँ से नीचे तेज़ रोशनी नज़र आ रही थी और सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थीं। इस आदमी की रहनुमाई में वो सब एक एक करके सीढ़ियाँ उतरकर एक बड़े से कमरे में पहुँच गए जहाँ 10 के करीब कुर्सियाँ रखी हुई थीं। बैठो, बॉस अभी आ रहा है, इस आदमी ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया और इसके साथी भी इसकी पैरवी में कुर्सियों पर बैठ गए। चंद लम्हे बाद एक तरफ बने हुए दरवाजे में से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर स्याह रंग की चुस्त जीन्स और जैकेट थी। आप लोग आ गए, आने वाले ने सिद्दीकी और इसके साथियों की तरफ मुस्कुरा कर कहा, फिर इनके साथ ही कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, हम पहुंच गए, सिद्दीकी ने कहा। अब आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या चाहते हैं, आने वाले ने कहा। मेरा नाम माइकल है, तुम्हारा नाम क्या है, सिद्दीकी ने कहा। मेरा नाम दिलीप सिंह है, आने वाले ने इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो दिलीप सिंह साहब, हमने कांचीपुरम जजीरे पर जाना है और इस तरह कि किसी को मालूम ना हो सके, सिद्दीकी ने कहा। तो दिलीप सिंह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी टिप किस तरह मिल गई और तुमने किस तरह राहुल से रब्ता किया, दिलीप सिंह ने कहा। राहुल से हमारे तवील अरसे के ताल्लुकात हैं। हमने राहुल से बात की कि हमें कांचीपुरम जजीरे पर इस तरह पहुंचना है कि हमारे वहां पहुंचने का किसी को इल्म ना हो सके।
तो इसने नाइट वॉच का हवाला दिया। फिर उसके ज़रिए सारी बात और इशारात तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? क्या कोई ख़ास मकसद है? दिलीप सिंह ने कहा, हाँ, हमारे ग्रुप में एक लड़की अगवा होकर वहाँ पहुँची है और हम वहाँ उस लड़की को वहाँ से वापस लाना चाहते हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया तो दिलीप सिंह ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन मिस्टर माइकल, मैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा तो दूंगा, लेकिन आप वहाँ पहुँचने के बाद ना तो जजीरे में दाखिल हो सकेंगे और ना ही वहाँ किसी भी लड़की को निकाल सकेंगे। इस जजीरे पर इस कदर सख्त हिफाजती इंतजामात हैं कि तुम लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये एक नाकाबिल तस्खीर जजीरा है, इसमें तो फौज भी दाखिल नहीं हो सकती। दिलीप सिंह ने कहा, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो, इसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होता ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सिद्दीकी ने सपाट लहजे में जवाब दिया, ठीक है, मैं पहुँचा तो देता हूँ। मैंने राहुल से वादा कर लिया है और मेरी आदत है कि मैं अव्वल तो वादा नहीं करता, लेकिन अगर वादा कर लूँ तो फिर उसे हर कीमत पर पूरा करता हूँ। और फिर इसके लिए मैंने इंतहाई माकूल मुआवजा भी लिया है और ये काम भी पूरे इलाके में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, तुमने क्या तरीका सोचा है, पहले तुम हमें ये बताओ। सिद्दीकी ने कहा, बड़ा आसान सा तरीका है। इस कांचीपुरम जजीरे से शुमाल की सिमत की तरफ इसी तरह का एक और छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे पर नाइट वॉच ही का कंट्रोल है, बल्कि यूं समझो कि सारे इलाके और कांचीपुरम जजीरे के अलावा बाकी तमाम जजीरों पर नाइट वॉच ही की हुकूमत है। मैं तुम्हें अपने मखसूस लॉन्च में इस जजीरे तक पहुंचा दूंगा। वहां से तुम पानी के अंदर सफ़र करते हुए आसानी से कांचीपुरम तक पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने राहुल से कह दिया था कि तुम्हें हिदायत कर दे कि तुम गोताखोरी का लिबास और सामान साथ लेते आना, और मैं देख रहा हूँ कि तुमने इंतहाई जदीद तरीन लिबास पहना हुआ है, इसलिए तुम आसानी से कांचीपुरम तक पहुँच सकते हो। दिलीप सिंह ने कहा, ओके, तो फिर चलो। सिद्दीकी ने कहा, क्या ये वाकई तुम सब एक लड़की के लिए कर रहे हो? अचानक दिलीप सिंह ने कहा, हाँ, वरना हमने कांचीपुरम पर जाकर क्या करना है? सिद्दीकी ने जवाब दिया, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? दिलीप सिंह ने कहा, वो हमारे एक साथी की बहन है और हम अपने साथियों की इज्जत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर ये लड़की इस कांचीपुरम पर ना होती तो हम इस पूरे जजीरे को उड़ा देते। नाइट स्टार्स बहुत ही ताकतवर हैं, बैनुल अक़वामी ताकत है, लेकिन हम इस लड़की की वजह से मजबूर हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया तो दिलीप सिंह ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। मुझे खुशी हुई है तुम्हारी बात सुनकर। मैं खुद एक स्मगलर हूँ और इज्जत के मामले में मेरे नज़रियात भी तुम्हारे जैसे हैं। श्याम सिंह के इस कारोबार से मुझे शदीद नफरत है। ये मर्दों वाला काम नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक बहुत ही ताकतवर है और मैं इससे बराह रास्त टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए मैं खामोश हूँ। लेकिन अगर अब मौका मिल गया है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ से एक लड़की को तो निकाला जा सकता है। दिलीप सिंह ने कहा तो सिद्दीकी चौंक पड़ा, कैसे? अभी तो तुम कह रहे हो कि वो जजीरा नाकाबिले तस्खीर है। सिद्दीकी ने कहा, हाँ, वो वाकई नाकाबिले तस्खीर जजीरा है, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी इन्हीं जजीरों और इसी समुद्र में गुजरी है। मैं 5 साल की उम्र से इस धंधे में शामिल हूँ। मेरा बाप यहाँ का बहुत बड़ा स्मगलर था। श्याम सिंह ने तो कांचीपुरम पर बहुत देर बाद कब्जा किया था, जबकि मैंने इस जजीरे पर एक तवील अरसा गुजारा है। इस जजीरे के एक एक पत्थर से वाकिफ़ हूँ। मुझे इस जजीरे के एक ऐसे खुफिया रास्ते का इल्म है जिससे इस जजीरे के अंदर बगैर किसी नज़रों में आए दाखिल हुआ जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ इस वक्त बेशुमार लड़कियाँ होंगी, तो तुम अपनी लड़की किस तरह पहचानोगे? दिलीप सिंह ने कहा, यह हमारा काम है, तुम हमें वो रास्ता बता दो। सिद्दीकी ने कहा, आओ हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें उस रास्ते में दाखिल करके वापस चला जाऊँगा। इसके बाद मैं तुम्हारा इंतज़ार इसी जजीरे पर करूँगा और इस लड़की के लिए गोताखोरी का लिबास मैं तुम्हें खुद दूंगा। दिलीप सिंह ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो सिद्दीकी और उसके साथी भी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि दिलीप सिंह ने किसी रास्ते का जिक्र करके इनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। सयाह रंग की एक बड़ी सी कार खासी तेज रफ्तारी से काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत की मेन रोड पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर टाइगर था, जबकि साइड सीट पर इमरान और अकबी सीट पर जोसेफ और जवाना मौजूद थे। थोड़ी देर बाद कार काफिरिस्तान के सबसे बड़े होटल ब्रगिंजा के कंपाउंड गेट में मुड़ी और होटल की वसी और अरीज पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। चूंकि शाम का वक्त था, इसलिए वहाँ वसी और अरीज पार्किंग नए मॉडल की रंग बिरंगी कारों से इस तरह भरी हुई थी जैसे महसूस होता था कि कारों का बहुत बड़ा शोरूम हो। टाइगर ने एक खाली जगह पर कार पार्क की और वो सब कार से नीचे उतर गए। टाइगर ने कार लॉक की और पार्किंग बॉय से टोकन लेकर वो साथ वाली मेन गेट की तरफ बढ़ गया।
जबकि जोसेफ और जवाना उसके पीछे मुहाफिजों के अंदाज से चल रहे थे। इमरान मुकामी मेकअप में था, जबकि टाइगर अपनी असल शक्ल में था। जोसेफ और जवाना के चेहरों पर भी मेकअप था, लेकिन इस मेकअप में वो एक में नेग्रो ही लग रहे थे। इमरान के जिस्म पर सफ़ेद सिल्की सूट था। इसने इंतहाई सुर्ख रंग की टाई बांध रखी थी, जबकि उसके जूते भी सफ़ेद रंग के थे। आंखों पर सुर्ख फ्रेम और शीशों वाला चश्मा था, जबकि टाइगर ने जीन्स और स्याह लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। जबकि जोसेफ और जवाना दोनों के जिस्मों पर 3 पीस सूट थे। मेन गेट पर 2 बावर्दी दरबान मौजूद थे। उन्होंने इमरान और उसके साथियों को मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए देखा तो सर झुका दिए और शीशे का बना हुआ मेन गेट खोल दिया। इमरान ने नखुवत भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर वो हॉल में दाखिल हो गया। इसके साथ ही टाइगर और उसके पीछे जोसेफ और जवाना अंदर दाखिल हुए। हॉल आधे से ज़्यादा भरा हुआ था। हॉल में मौजूद सब अफराद का ताल्लुक काफिरिस्तान के इंतहाई आला तबके से था। औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा थी। इमरान ने इधर उधर देखा तो इसे दूर से अरबाब और लैला बैठे हुए नजर आए। इमरान उनकी तरफ बढ़ा, इसके बाकी साथी भी इनके पीछे पीछे चल दिए। पिछले ज़माने में लैला को बिन यानी बयाबान और सहराओं में पुकारना पड़ता था, लेकिन मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में लैला आला तरीन होटलों में पाई जाती है। इमरान ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा तो अरबाब और लैला दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। ओह, आप इस मेकअप में? अरबाब ने हैरान होते हुए कहा। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे किचन में सफ़ेदी कराई गई हो, लैला ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। वो इमरान के सफ़ेद कोट और सफ़ेद जूतों पर तंज कर रही थी तो अरबाब भी हंस पड़ा। इसका मतलब है कि लैला वही पुराने ज़माने की है और इस दौर में किचन में वाकई सफ़ेदी कराई जाती थी। अब तो किचन में टाइल्स भी लगती हैं, सफ़ेद टाइल्स। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए लैला के जिस्म पर सुर्ख लिबास को देखते हुए कहा तो अरबाब हंस पड़ा। इसके साथ बैठते ही इसके साथी भी कुर्सियों पर बैठ गए। तुम क्यों हंसे हो? लैला ने अरबाब के हंसने पर आंखें निकालते हुए कहा। अरबाब निशात का तो काम ही निशात अंगेजी होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, अरबाब निशात तो मनफी मानों में लिया जाता है, अरबाब ने एहतजाज करते हुए कहा। चलो अरबाब वफा ही सही, वैसे भी तुम्हें वफादारी का बाकायदा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्यों लैला? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस वफादारी का सर्टिफिकेट? लैला ने चौंककर कदरे हैरत भरे लहजे में पूछा। शायद इसे इमरान की बात समझ नहीं आई थी। लैला से वफादारी, इमरान ने जवाब दिया और अरबाब के मुंह से बेख्तियार कहका निकल गया। इस सर्टिफिकेट के उसूल के लिए पुल सिरात पर चलना पड़ता है साहब, अरबाब ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सुना है कि पुल सिरात बाल से भी ज़्यादा बारीक है, इमरान ने मानी खेज लहजे में कहा। जाहिर है मैं इसके मोटापे की बात कर रहा हूँ। होती होगी, ये तो अब अपनी किस्मत की बात है ना, अरबाब ने मानी खेज नज़रों से लैला की तरफ देखकर हंसते हुए जवाब दिया। ऑर्डर प्लीज़। इसी लम्हे वेटर की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एप्पल जूस ले आओ सबके लिए, अरबाब ने कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। क्या लिबास बदलने से आदमी का जहन और ज़र्फ बदल जाता है? लैला ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कैसे? इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है बदमाशों जैसा लिबास पहनने से शरीफ बदमाश में तब्दील हो गया है, लैला ने कहा और अरबाब बेख्तियार हंस पड़ा। लिबास का ताल्लुक ना मुआश के नेक और बद होने से है और ना शर और शराफत से। इमरान ने बदमाश और शराफत को नए अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कहा तो इस बार लैला भी बेख्तियार हंस पड़ी। इसका चेहरा बेख्तियार खिल उठा था। तुमसे वाकई बातों में कोई नहीं जीत सकता। मैं तो समझी थी कि अरबाब ही अच्छा बोलता है, लेकिन बहरहाल तुम उससे भी 2 जूते आगे हो, लैला ने हंसते हुए कहा। मामला तो लेडीज़ फर्स्ट का है, चाहे 1 जूते का फासला हो या 2 का, इमरान ने कहा तो इस बार लैला और अरबाब दोनों बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपका काम हो गया है और हम यहाँ आप ही के इंतज़ार में बैठे थे, अचानक अरबाब ने संजीदा लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्या हुआ है? इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। यहाँ जैकब नाम की एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करती है। इसका चीफ जैकब दरअसल इस सारे सेटअप का सरगना है। मैंने इससे रब्ता किया है, इसके लिए पाकेशिया से ख़ास टिप लेकर आया था। इसने बताया कि नई पार्टी अगले माह की किसी तारीख में शामिल हो सकती है, अलबत्ता इसे कार्ड फ़ौरन जारी कर दिया जाता है। इस पार्टी के बारे में इनके आदमी तहकीकात करते हैं, फिर इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही इसे शामिल किया जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि दौलत से सब काम हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी जैकब से सौदा किया और नतीजे में इसने कार्ड पर पिछले माह की तारीख भी डाल दी और साथ ही एक फाइल में से रिपोर्ट निकाल कर इसने मेरे हवाले कर दी और उस पर ओके की रिपोर्ट भी लिख दी। इस तरह आप इस माह लगने वाली मंडी में शामिल हो सकते हैं, अरबाब ने जवाब दिया और साथ ही इसने जेब में हाथ डाला, लेकिन हाथ रोक लिया क्योंकि उसी वक्त वेटर मशरूब के गिलास उठाए वहाँ आ गया था।
वेटर ने मशरूब का एक एक गिलास सबके सामने रख दिया। जब वो वापस चला गया तो अरबाब ने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का कार्ड था। कार्ड के दरमियान एक स्याह रंग का दायरा बना हुआ था और दायरे के अंदर किसी के दस्तखत थे। नीचे पिछले माह की तारीख पड़ी हुई थी और दायरे के ऊपर यस का लफ्ज़ सुर्ख में लिखा हुआ था। इमरान की इस कार्ड पर नज़र पड़ी तो उसे अपनी जेब में रख लिया। तरीक़ाकार क्या है? इमरान ने गिलास उठाकर मशरूब पीते हुए कहा। तरीक़ाकार बड़ा अजीब है। सब पार्टियां एक रोज़ पहले इसी बरगिंजा के नीचे बने हुए एक बड़े हाल में इकट्ठी होंगी। कार्ड चेक होंगे, फिर इन्हें खुसूसी कारों में साहिल समुंदर भेज दिया जाएगा। वहाँ मखसूस स्टीमरों पर इन्हें कांचीपुरम जजीरे पर पहुँचा दिया जाएगा। किसी किस्म का असला साथ ले जाने की सख्त ममानियत है, क्योंकि बकौल इनके जजीरे पर ऐसे आलात नज़्म हैं जो फ़ौरन असलहा चेक कर लेते हैं। इसके बाद इन पार्टियों को ज़ेरे ज़मीन इन हालों में ले जाया जाएगा जहां नीलाम होने वाली लड़कियां मौजूद होती हैं। हर लड़की के बाजू पर एक नंबर की पट्टी बंदी होगी और इसकी कलाई पर वो नंबर बाकायदा जिल्द में गूंदा गया होगा। तमाम पार्टियां इन लड़कियों को अपने अपने अंदाज में चेक करेंगी। इसके बाद पार्टियों को वापस ले जाया जाएगा। इस होटल के तहखाने में बाकायदा नीलामी होगी। हर नंबर को नीलाम किया जाएगा। जो नंबर जिसने पसंद किया होगा वो उस नंबर की बोली देगा। सबसे ज़्यादा बोली देने वाले से रकम वसूल कर ली जाएगी और इस नंबर का कार्ड उससे दे दिया जाएगा। बस नीलामी ख़त्म। दूसरे रोज़ जिसने जो नंबर ख़रीदा होगा, इस नंबर की लड़कियां जजीरे में बैनुल-अक़वामी समुंदर में इनके जहाज़ों या स्टीमरों या लांचों पर पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ ही फ़रोख्त करने वालों की जिम्मेदारी ख़त्म। इस तरह तमाम लड़कियां नीलाम कर दी जाती हैं और फिर सारा महीना लड़कियां ख़रीदी जाती हैं और इस जजीरे पर रखी जाती हैं। अगले माह फिर नीलामी होती है। इस तरह ये मकरू और जालिमाना सिलसिला चलता रहता है। अरबाब ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ये सब लड़कियां कबा खानों में ही पहुंचाई जाती हैं। लैला ने होंठ चबाते हुए कहा। ये खरीदने वाले भी एजेंट होते हैं। ये लड़कियों को आगे अपने मुल्क के कबा खानों, होटलों और नाइट क्लबों में फ़रोख्त कर देते हैं। अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि वहाँ जजीरे पर लड़कियाँ सिर्फ देखी जा सकती हैं, वहाँ से इन्हें साथ नहीं लेकर आया जा सकता। इमरान ने कहा। जी हाँ, सिर्फ देखने की इजाज़त है और बस। अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो मेरे जहन में मौजूद तमाम प्लान गलत हो गया है। फिर तो ख़रीदने वाली पार्टियों में शामिल होकर वहाँ पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान ने कहा। वहाँ जाकर तो कोई कार्रवाई की जा सकती है ना? लैला ने कहा। नहीं, वहाँ इस तरह अंधाधुंध कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो उस वक्त वहाँ मुहाफ़िज़ बेहद चौकन्ने होंगे, फिर इन्हें इंतहाई हिफाजत में इन हालों में ले जाया जाता है जहाँ लड़कियाँ मौजूद होंगी। इसके अलावा अगर वहाँ कोई अंधाधुंध कार्रवाई की जाए तो ये मजलूम लड़कियाँ सब के सब हलाक हो सकती हैं। अरबाब ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि वहाँ पहुँचकर इन लड़कियों के अलावा हर एक की बोटी बोटी कर दूँ। लैला ने गुस्से में कहा। श्याम सिंह के बारे में कुछ पता चला? इमरान ने पूछा। वो 2 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर चला गया है। अब ये सारा कारोबार जैकब के हाथ में आ गया है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जैकब भी इस जजीरे पर नहीं जा सकता। इसके मखसूस आदमी पार्टियों को साहिल समुंदर तक ले जाएंगे। वहाँ से मखसूस लोग स्टीमरों पर इन्हें जजीरे तक ले आएंगे, लेकिन वो लोग भी जजीरे में दाखिल नहीं हो सकते। जजीरे पर मौजूद अफराद जजीरे पर ही रहते हैं। वो मंडी के बाद ही खुशकी पर आ सकते हैं, पहले नहीं। अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ओके, फिर ये कार्ड तुम खुद रख लो और जाकर चक्कर लगा आना। अब तो मेरा वहाँ जाना बेकार है, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही उसके साथी भी उठ खड़े हुए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, समझे? लैला ने आंखें निकालते हुए अरबाब से कहा। और अगर किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया? अरबाब ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम ज्यादा बोली दे देना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद इनकी कार एक बार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। Like, comment, share, press the bell icon.